जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज फिर एक और नई दवाई के साथ जो रूटीन प्रैक्टिस के अंदर बहुत ही कम यूज़ होती है, शायद हम उसे छूते भी नहीं। जो हमारे जैसे रूटीन प्रैक्टिशनर्स हैं, जो सिलेक्टेड दवाइयों का ही प्रयोग करते हैं, जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि ये पूरा दवाई लेकेसिस के अंडर आ जाता है। हमें जब भी लेफ्ट साइडेडनेस ऑफ कंप्लेन मिलती है, जब भी कंस्ट्रिक्शन का फीलिंग मिलता है, तो हम लेकेसिस सोच के वहाँ पे लेकेसिस प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कब कब नाजा सोचना है, कब कब नाजा देना है। हम अब गुरुकुल के ऐसे पाठ के साथ जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ आपके साथ साथ हम भी सीख रहे हैं। कितनी सारी ऐसी दवाइयाँ अभी जो हम ले रहे हैं जो हमारे लिए रूटीन नहीं है, और नाजा एक ऐसी दवाई जिसका शायद ही हमने 1 या 2 प्रिस्क्रिप्शन किया होगा, बहुत कम यूज़ किया है। लेकिन जब हमने आप ये पीपीटी को पढ़ा, देखा, तब पता चला कि कितनी यूज़फुल दवाई है। और अभी जो कंडीशंस आ रहे हैं उन सब के अंदर ये दवाई बहुत अच्छी तरह काम करेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। दवाई कोई भी हो, काम करेगी। कब? जब होम्योपैथी के सिद्धांतों के साथ उस दवाई का प्रयोग किया जाएगा। तो कब करना है नाजा का प्रयोग, देखते हैं। फर्स्ट इंडिकेशन इज चिली, ठंड बर्दाश्त न होना। जी हाँ, यहाँ से ही आप लेकेसिस और नाजा को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पूरे के पूरे सब सिम्टम्स टोटालिटी के अंदर भी लेकेसिस आ रहा है, लेकिन जहाँ पे थर्मल स्टेट वेराई कर रहा है, थर्मल स्टेट अलग है। अब हमारे ये जो व्याख्यान है वो अब एक स्टेप ऊपर है। जब आप किसी भी केस का टोटालिटी बनाते हैं और टोटालिटी में कोई एक मेडिसिन आ रहा है, क्योंकि नाजा इतना फुल्ली प्रूव्ड ड्रग नहीं है, इतने सारे नाजा के रूब्रिक्स भी नहीं हैं, और नाजा के रूब्रिक्स हैं तो रूटीन प्रैक्टिशनर्स को उन रूब्रिक्स के बारे में पता तक नहीं है। तो हम जो सिम्टम्स लेते हैं उन सिम्टमों के अंदर, टोटालिटी के अंदर नाजा शायद ही कभी आए। पहली 10, 15, 20 मेडिसिन के अंदर नाजा नहीं आता है हमारी टोटालिटी के अंदर। तो अब हमें ये सीखना है कि जब हमारी टोटालिटी के अंदर एक ग्रुप का या एक फैमिली का मेडिसिन आता है, तब हम उस ग्रुप या उस फैमिली के सारे मेडिसिन पढ़ें और उसके बाद जो सूटेबल मेडिसिन हो वो प्रिस्क्राइब कर सकें। ये सेकंड लेवल है, खास मैं कह रहा हूँ बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस में नए नए हैं, अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। पहले अपनी पुरानी जितनी दवाइयों के वीडियोस हैं, एक के बाद एक देखिए, दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार, 10वीं बार उसके ऊपर इतना पकड़ बैठाइए कि वो मेडिसिन तो कहीं पे भी आपको इंडिकेशन दिखे तो आप वो मेडिसिन तो पकड़ ही लें। उसके बाद अब ये सेकंड थर्ड लेवल सोचना है। आपने कोई केस लिया, लेकेसिस दिया, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपने थर्मल अवॉइड किया कि चलो हम थर्मल अवॉइड कर रहे हैं, और टोटालिटी के बेस के ऊपर रेपर्टराइजेशन में लेकेसिस आ रहा है तो हम लेकेसिस दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। लेकिन हमें जो चाहिए एपोरिज्म नंबर 2, क्या? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन, वो नहीं हो पा रहा है। या तो थोड़े दिन पेशेंट को अच्छा होता है, थोड़ा टाइम पेशेंट को अच्छा होता है, और उसके बाद फिर से कंप्लेन आ जाती है। तब इस तरीके से सोचना है कि जो मेडिसिन टोटालिटी के अंदर आती हैं, उन मेडिसिन, उन ग्रुप की दूसरी मेडिसिन भी पढ़नी है। हम ऐसा ही करते हैं ना, कई दफा ऐसा होता है कि टोटालिटी में लेकेसिस मिल रहा है, 4, 5, 6 सिम्टम हैं, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज है जो लेकेसिस में ही मिलता है, एक थर्मल मैच नहीं हो रहा है तो हम थर्मल को अवॉइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टोटालिटी मैच कर रही है ना, एक सिम्टम मैच नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। और ज्यादातर केसेस के अंदर रिजल्ट भी मिल रहे हैं। लेकिन ये हम जो बात कह रहे हैं ये कुछ ही केसेस की है, वो 15, 20, 25% केसेस कि जिसके अंदर हमने जो सरल होम्योपैथी के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन किया और एक जगह पे प्रिस्क्रिप्शन स्टक हो रहा है, एक जगह पे जाके रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब की ही बात है।
हर केस के अंदर इस तरह से नहीं सोचना है। हम बार बार कह रहे हैं आपको कि ये तब करना है कि जब रूटीन प्रिस्क्रिप्शन किया गया और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, स्टक हो गए हैं, 2-3 मेडिसिन भी ट्राई कर चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केस में कुछ लैकिंग है, बस तब एक बार उस फैमिली, उस ग्रुप, क्या एक मेडिसिन है तो दूसरे मेडिसिन उसके पढ़िए और उनमें से जो मैच होता है वो पेशेंट को दिया जा सकता है। टोटालिटी में ज़्यादातर लेकेसिस आता है। ऑफिडिया ग्रुप का हम बात करें तो जब रेपर्टोरियल टोटालिटी आप बनाएंगे तो ज़्यादातर लेकेसिस ही आएगा, लेकिन नाजा, सेनेगा, क्रोटेलस हॉरिडस, क्रोटेलस कास्कावारा, तो ये सब मेडिसिन हैं, ये इतनी रूटीन मेडिसिन नहीं है। ये सब फुल्ली प्रूव्ड मेडिसिन हमें जब तक मालूम है तब तक नहीं है, हमने इसका रूटीन में प्रयोग तक नहीं किया है। आपको कह रहे हैं कि नाजा का भी शायद ही 1 या 2 प्रिस्क्रिप्शन हुए होंगे, नहीं हो रहे हैं। एक प्रिस्क्रिप्शन हमें याद है, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त कलीग डॉक्टर आयुषी कड़िया, उन्होंने करवाया था नाजा का प्रिस्क्रिप्शन और पहली बार हम उनसे नाजा सीखे थे, केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। और उसके अंदर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम लेकेसिस सोच रहे हो मगर नाजा आ रहा है यहाँ पे। सो तब हमने पहली बार नाजा पढ़ा था और वो प्रिस्क्रिप्शन हमें आज भी याद है। उनको बहुत अच्छा है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी था, साथ में रेटाइनल डिटैचमेंट का भी प्रॉब्लम था। अच्छा है, इंजेक्शन अभी भी लगवाना पड़ता है, लेकिन वो जो इंजेक्शन का जो ड्यूरेशन था, 2 इंजेक्शन के बीच का जो गैप है वो नाजा देने के बाद बढ़ गया। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसका मेडिसिन जो शुरू है वही शुरू है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ पेशेंट जो गिर जाते थे, पेशेंट को स्वेलिंग आ जाता था, वो सब कम हो गया। तो तब हमारी भी आंखें थोड़ी बहुत खुली। क्या होता है जनरली, हर इंसान का अपना एक सर्कल होता है जिसे क्या कहा जाता है, कंफर्ट जोन। क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन। और ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंफर्ट जोन के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? अगेन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि हम आपको सिद्धांत सिखा रहे हैं विथ मटीरिया मेडिका। आपने सैंडविच खाई है कभी, वेजिटेबल सैंडविच? कोई बच्चा होता है ना जो सब्जियां नहीं खाता है, तो उसकी मम्मी क्या करती है, वेजिटेबल सैंडविच बना के खिलाती है। उसको अपने बच्चे को ब्रेड नहीं खिलानी है, उसको अपने बच्चे को वेजिटेबल्स खिलाने हैं। उसी तरह गुरुकुल रूपी माँ को आपको ये मटीरिया मेडिका के सिम्टम्स नहीं पढ़ाने हैं, गुरुकुल आपको सिद्धांत देना चाहते हैं। गुरुकुल आपको सिद्धांत देना चाहते हैं और ये सिद्धांत हैं जो आपको सीखने हैं। आप जो ये सैंडविच खा रहे हैं ना, उसमें सबसे जरूरी जो पार्ट है वो पार्ट क्या है, सिद्धांत है, फिलोसॉफी है। केस लई ले ત્યાં સુધી હું લેક્ચર પૂરો કરી દઈશ। जनरलिटीज के अंदर फर्स्ट इंडिकेशन इज चिली, सेकंड इंडिकेशन आपको सबको मालूम है, और रेमेडीज आर लेफ्ट साइडेड। सो लेफ्ट साइडेडनेस ऑफ द कंप्लेंट, लेफ्ट साइड से शुरू होके राइट साइड की ओर जाना, या तो लेफ्ट साइड पे ज्यादा होना, या तो लेफ्ट साइड के ऊपर ही रहना। अब आपके पास पेशेंट है जिसको साइटिका है तो कैसा होएगा, लेफ्ट साइडेड। जिसको हार्ट का कंप्लेन है तो क्या होएगा, LVH। और क्या हो सकता है, व्हाट इज आर डैश पैटर्न, किस चीज में होता है आर डैश पैटर्न? आप सब तो मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, पीछे 2-2 महीना ड्यूटी करके आए हैं। LBBB पता चल रहा है, या तो LVH। तो अगेन क्या आया, लेफ्ट साइडेडनेस ऑफ द कंप्लेन। और LVH इज कॉमन इन हाइपरटेंसिव पीपल, जिनको क्रोनिक हाइपरटेंशन है, बहुत सालों से, कुछ बहुत महीनों से उनका हाइपरटेंशन का बीमारी है, और उस केसेस के अंदर मरीज को
पैरों के ऊपर इडीमा आ जाता है, आपने एक्सरे उठा के देखा, ओ ये तो बूट शेप्ड हार्ट है, पेशेंट चिली है, तो आपका मेडिसिन वहां पे कौन सा होना चाहिए? नाजा। वहां पे नाजा सोच सकते हैं। थैंक्स टू डॉक्टर आयुषी, हमने वहीं से सीखा, वो पहला प्रिस्क्रिप्शन था हमारा। उसके बाद अभी आपके एक सीनियर आते हैं हमारे ओपीडी में रोज, उन्होंने दूसरा एक नाजा का पहलू बताया और दूसरी बार हमने उनके पास से नाजा सीखा। जरूरी नहीं है कि हम आपको सिखा सकें, आप में से भी कुछ ना कुछ हमको सीखने को तो मिलता ही है। स्टिचिंग पेन इन द हार्ट रीजन। स्टिचिंग मतलब कैसा? कैसा दुखेगा? स्टिच लेते हैं ना, जब आप सर्जरी में क्या करते हैं? स्टिच लेते हैं, और उस टाइम जैसा दर्द होता है पेशेंट बिल्कुल वैसा ही महसूस करेगा। किस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है? एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस, उसमें स्टिचिंग पेन आपको मिलेगा। और वहां पे भी अगर दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिलते हैं तो वहां पे भी नाजा सोचा जा सकता है। स्पीच डिफिकल्ट विथ चॉकिंग, नर्वस एंड क्रॉनिक पाल्पिटेशन, धक 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 हो जाना, चॉकिंग फीलिंग आना, कुछ पता नहीं सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, और बोलने जाओ तभी सांस लेने में दिक्कत होता है, पाल्पिटेशन होता है, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है और पेशेंट अंजाइना के साथ प्रेजेंट हुआ है, वहां पे भी नाजा सोचा जा सकता है। ऑडिबल हार्ट साउंड, इतने धक 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 करेगा कि हार्ट साउंड ऑडिबल है, लेकिन पैथोलॉजिकल बेस के ऊपर। रेस्पिरेशन वेरी स्लो, स्कार्सली परसेप्टिबल, मतलब रेस्पिरेशन बहुत स्लो है, हार्ट के पल्पिटेशन सुनाई देगा और रेस्पिरेशन स्लो है, तो ये कैसा होगा? ग्रेट डिस्पनिया स्पेशली लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। अब सिर्फ डिस्पनिया नहीं, कोई भी कंप्लेन लेफ्ट साइड लाइंग के द्वारा एग्रावेट होता है तो वहां पे नाजा सोचा जा सकता है। डिस्पनिया के अंदर भी नाजा सोचा जा सकता है। आपको विजिटिंग के अंदर बुलाया गया, आप कहीं पे भी हॉस्पिटल में, आईसीयू में, या तो घर पे कहीं पे भी विजिट के अंदर गए, आपने देखा तो पेशेंट को डिस्पनिया है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, उसका पाल्पिटेशन आपको सुनाई दे रहा है और रेस्पिरेशन बहुत स्लो जा रहा है, तो वहां पे कौन सा मेडिसिन सोचा जा सकता है? नाजा। पता चल रहा है कितना यूजफुलनेस है अभी अभी की जो कंप्लेन, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मेटाबॉलिक सिंड्रोम, स्पेशली हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन क्यों होता है? ड्यू टू डिसलाइपिडेमिया, ये बढ़ रहा है और इसके कारण हार्ट कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं, तो अभी इसका यूजफुलनेस बढ़ रहा है, ऐसे केसेस ज्यादा आने वाले हैं इन फ्यूचर। रिब्स फील ब्रोकन्स, अपवर्ड सर्जिंग ऑफ द ब्लड, ऑर्गन सीम्स टू ड्राउन टुगेदर, स्पेशली ओवरी एंड हार्ट। दोनों ऑर्गन पे सेम दर्द होता है, ऐसा लग रहा है कि दोनों ऑर्गन को साथ लेके तोड़ा गया है। कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आते हैं जो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब हर वक्त माहवारी के दौरान लेफ्ट साइडेड ओवरी में दर्द होता है और हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपने देखा तो पीसीओएस है, तो वहां पे भी क्या सोचा जा सकता है? नाजा। नर्वस एक्साइटेड विथ ट्रेमर्स, हार्ट अफेक्शन। नर्वस एक्साइटमेंट और हार्ट अफेक्शन दो क्या हैं? बोनी गुसेन की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है लोकेशन। ये नाजा का स्फीयर ऑफ एक्शन है। अगर आपको दूसरे सिम्टम मिलते हैं और पैथोलॉजी आपके पास मरीज हार्ट की या नर्वस एक्साइटमेंट की लेके आए हैं, तो वहां पे नाजा पहले सोचना है। पता चल रहा है? टोटालिटी आपको एक ही मिलेगी, लेफ्ट साइडेडनेस ऑफ द कंप्लेंट, चिली पेशेंट, तो वहां पे सेपिया भी आएगा। अगर पेशेंट को यूटेरस का कंप्लेन मिलता है तो वहां पे पहले सेपिया सोचना है। पेशेंट को अगर हार्ट का कंप्लेन मिलता है तो वहां पे नाजा पहले सोचना है। पता चला? स्फीयर ऑफ एक्शन जैसे अलग होगा, उसी तरह से मेडिसिन को सिलेक्ट करना है। ऐसा कब करना है? जब पॉजिटिव ऑफ सिम्टम हो, जब आप टोटालिटी अच्छी तरह से नहीं निकाल पा रहे हैं, जब आपके पास मेरे जैसे असिस्टेंट हो, वो अच्छे से केस नहीं ले सकते हैं, तो 2-4 सिम्टम लिख के आ गए,
तो क्या करेंगे, अब प्रिस्क्रिप्शन तो करना है, तो कैसे करेंगे? तब इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन करना है कि जो मिले उसका पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाइए और उसको जिस मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन ज्यादा हो टोटालिटी में से वो मेडिसिन निकाल के दे सकते हैं। तब आप श्योर शॉर्ट फटफट प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। और ये गुरुकुल का अनुभव है। सालों से हमने अपने गुरुओं के पास यही सीखा है और यही हम आपको दे रहे हैं। ये अपनी जो सैंडविच है ना, उसके बीच के वेजिटेबल्स हैं वो ये हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, सीवियर स्टिचिंग पेन इन द कार्डियक रीजन, हमने आपको बताया। एंजाइना के अंदर भी नाजा बहुत अच्छे तरीके से सोची जा सकती है। नाजा इज नॉट मेडिसिन फॉर एंजाइना, व्हेन देयर इज एंजाइना यू हैव टू थिंक नाजा। पता चल रहा है दोनों वाक्य के अंदर क्या फर्क है? नाजा एंजाइना की मेडिसिन या नाजा कार्डियक मेडिसिन नहीं है। जब आपको कार्डियक अफेक्शन मिलते हैं या तो एंजाइना मिलता है तब नाजा सोचना है। नाजा तो हर जगह इफेक्ट करेगा, जब सिम्टम मिले तो किसी भी जगह इफेक्ट करेगा। स्टेरिंग, टोसिस ऑफ बोथ लीड्स। स्टेरिंग का मतलब घूरना। तो जब वो कहीं पे कंसंट्रेशन करते हैं या घूरते हैं तब क्या होता है? ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, टोसिस होता है। एक दो मरीज ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड को ही चीफ कंप्लेन में लेके आए थे कि आंख बंद हो जाती है। तो वहां पे भी नाजा सोचा जा सकता है। स्पेशली कंडीशन ऑफ द पैरालिसिस, अगर लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस है और आई गिर जाती है बार बार, चिली मरीज है, थर्स्टी है, तो वहां पे भी नाजा सोचा जा सकता है। इनएबिलिटी टू स्पीक विथ चॉकिंग एंड पाल्पिटेशन, हमने बात कर लिया। पफिंग ब्रीदिंग, कार्डियक अस्थमा, इसका मतलब क्या होता है? अस्थमा ओरिजिनेटेड फ्रॉम कार्डियक डिसीज। कब होगा ऐसा? स्पेशली इन द हार्ट फेलर, LVH, कंजेस्टिव कार्डियक फेलर, और वहां से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। और उस कंडीशन के अंदर अगर डिफिकल्ट ब्रीदिंग है तो वहां पे भी नाजा सोचा जाना चाहिए। पॉजिटिव ऑफ सिम्टम विथ हार्ट अफेक्शन, सिम्टम बहुत कम है, हार्ट अफेक्शन है, तो वहां पे भी नाजा सोचिए। सिम्टम कम होना हार्ट अफेक्शन के साथ, ये भी नाजा का एक सिम्टम है। पता चल रहा है? हम आके कहते हैं पेशेंट कछु बोलतू नहीं, पेशेंट कुछ माहिती नहीं दे रहा है, कुछ केस में है ही नहीं, मगर कुछ नहीं है वो भी कुछ है। रूम के अंदर क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है फिर भी कुछ है, कुछ नहीं है वो भी कुछ तो है। लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, ऑब्स्योर पेन इन लेफ्ट ग्रोइन पोस्ट ऑपरेटिव। अब कोई भी सर्जरी करने के बाद लेफ्ट साइडेड पेन है तो वहां पे भी नाजा सोचा जा सकता है। सो हर बार सर्जरी करने के बाद स्टेफिस एग्रिया और आर्निका मोंटाना नहीं सोचना है, ये इंडिकेशन है नाजा के। यंग पर्सन हु ग्रो अप विथ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हमारे एक सीनियर थे, उनको 25 ईयर की एज के अंदर MI का अटैक हुआ। तो ये क्या हुआ? यंग पर्सन विथ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। अगर दूसरे 2-3 इंडिकेशन नाजा के मिले तो उनको भी नाजा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। कंजेनाइटल वाल्वुलर ट्रबल्स, कंजेनाइटल वाल्वुलर ट्रबल्स। अब ऐसे केसेस जिसमें कंजेनाइटल वाल्वुलर डिसीज हैं, कौन कौन से ऐसे डिसीज हैं? 2 प्रकार के डिसीजेस आएंगे, कौन कौन से? कंजेनाइटल वाल्वुलर, कंजेनाइटल डिसीज के अंदर साइनोटिक है ना, एसाइनोटिक डिसीज। तो उस तरह के केसेस के अंदर दूसरे 2-3-4 इंडिकेशन मिलते हैं तो वहां पे भी नाजा सोचा जा सकता है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट है क्या अपना? तो क्या होएगा? नाजा प्रिस्क्राइब करने के बाद क्योर हो जाएगा। कंजेनाइटल वाल्वुलर डिसीज, एक चल मुंह खोल, एक बूंद नाजा का दिया, अब तुम क्योर हो गए।
तो हम लिखा है ना, मटीरिया मेडिका के अंदर तो लिखा है, मटीरिया मेडिका के अंदर तो लिखा है, तो क्योर होना चाहिए, तो हो जाएगा क्या क्योर? तो क्या होएगा? तो मटीरिया मेडिका गलत है, हम गलत बोल रहे हैं का? क्या होएगा? हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। न्यूरल्जिक क्रैम्पी पेन इन लेफ्ट ओवरी विथ पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट, एक के साथ दूसरा ग्लैंड आ जाना, थायराइड के साथ हार्ट का अफेक्शन आना, तो इट इज ऑल्सो इंडिकेशन फॉर नाजा। सिर्फ एक ही लिखा है, क्रैम्पी पेन इन लेफ्ट ओवरी विथ पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट। अब थायराइड भी ग्लैंड है, ओवरी भी ग्लैंड है, हार्ट के साथ थायराइड डिसीज होना तो भी नाजा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, हार्ट के साथ ओवेरियन डिसीज होना तब भी नाजा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, हार्ट डिसीज के साथ लिवर डिसीज है तब भी नाजा सोचा जा सकता है। सो एक ग्लैंड के साथ दूसरा ग्लैंड होना या तो हार्ट के साथ दूसरे ग्लैंड का डिसीज होना तब भी नाजा सोचा जाना चाहिए। मोडालिटी, एग्रावेशन ऑन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड आफ्टर स्लीप, आफ्टर मेंसेस, कोल्ड एंड ड्राफ्ट एयर, प्रेशर ऑफ क्लोथ्स एंड अल्कोहल। सो अगेन लूज क्लोथिंग, आपके पास मरीज आया जिसको टाइट क्लोथिंग एवर्जन है, लेफ्ट साइडेड सोने से दिक्कतें बढ़ जाती हैं और हार्ट अफेक्शन है, तो हम पहला लेकेसी से ही सोचते हैं। लेकिन अगर मरीज चीली है देन थिंक ऑफ नाजा। अगर हाइपरटेंसिव है और साथ में ओवरी का या थायराइड का कुछ ट्रबल है देन थिंक ऑफ नाजा। पता चल रहा है? अभी तक हम आपको यही बोलते थे कि कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉलीक्रेस्ट पॉलीक्रेस्ट पॉलीक्रेस्ट, लेकिन तकरीबन 3 महीने का समय हुआ, 100 दिन से हम लगातार यही काम कर रहे हैं, हर रोज होम्योपैथी का थोड़ा 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 एक दूसरे का अनुभव बांट रहे हैं। अब आपको पॉलीक्रेस्ट पकड़ना तो आ चुका है ऐसा हम मान रहे हैं। नहीं आया हो तो हमें मैसेज कीजिए, अपने संयोजक को भी मैसेज कर सकते हैं। अमेलियोरेशन, राइडिंग इन ओपन एयर, स्नीजिंग, स्मोकिंग, होल्डिंग हैंड ऑन चेस्ट, लाइंग ऑन राइट साइड। अब होल्डिंग हैंड ऑन चेस्ट, कफिंग मिला, कार्डियक अस्थमा है, तो कौन सा मेडिसिन सोचा जाना चाहिए? दूसरा, यस वेरी गुड, ब्रायोनिया। एपेटाइट, थर्स्टी, क्रेव स्टिम्युलेंट विच डिसएग्री, स्टिम्युलेंट का क्रेविंग होता है, चाय, कॉफी, अल्कोहल, ऐसा कुछ भी, लेकिन वही उसका दिक्कत भी बढ़ाते हैं, उसके बाद उसको तकलीफ भी होता है, तब भी नाजा सोचना है। ऐसा नहीं है कि नाजा में ऐसा मिलना चाहिए, अगर ऐसा मिलता है तो नाजा देना चाहिए। क्लियर? ये वो सैंडविच के बीच का सब्जी है। अब हमारे डॉक्टरों का फेवरेट सब्जेक्ट, माइंड। ब्रूड्स constantly over imaginary troubles and makes himself wretched। अब क्या हुआ इसका मतलब? ब्रूडिंग का मतलब क्या हुआ? ब्रूड मतलब, मगर किसके ऊपर? चिंतन करना मतलब थिंकिंग ना, तो ब्रूड क्यों लिखा, थिंक क्यों नहीं लिखा? ब्रूड का मतलब क्या होता है? मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि मुझे ठंडाई पीनी है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि मुझे दूध के अंदर जो ठंडाई आती है वो मिक्स करके दीजिए, वो मैं पीऊं। तो वैसे जब ब्रूड बोलते हैं तो इसके अंदर थिंकिंग आ जाता है, लेकिन थिंकिंग ऑन सैड एस्पेक्ट, वरीड ऑन सैड एस्पेक्ट, थिंकिंग एंड वरीड ऑन सैड एस्पेक्ट। जो दुखी करने वाली बातें हैं उसके ऊपर वो कंटिन्यूअस सोच विचार करते हैं, इसको ब्रूड कहा जाता है। कॉन्स्टेंटली ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स, वो ट्रबल ओरिजिनल है नहीं, वो इमेजिन करते हैं और खुद ब खुद दुखी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है सुख और दुख की चाबी अपने हाथ में होती है। कोई आपको सुखी नहीं कर सकता,
कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। सुखी और दुखी होना आपकी अपनी चॉइस है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कर दे, किसी ने क्या कुछ कर दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके ऊपर से आपने परसीव क्या किया। आप अगर सैड एस्पेक्ट परसीव करते हैं तो आप दुखी ही रहेंगे। तो अगर आपको सुखी होना है तो खोज कीजिए क्या करना है। अगेन WRETCHED क्या मतलब? मेक्स हिमसेल्फ फ्रेच्ड, मतलब ऐसी इमेजिनरी ट्रबल है जिनके ऊपर वो सैड एस्पेक्ट में सोचते रहते हैं और अपने आप को दुखी और निराश करते रहते हैं। अगर ऐसा मिले तो वहां पे भी ना जा सोचना है, दिक्कत कुछ भी हो सकती है। सुसाइडल एंड ब्रूडिंग इंसेनिटी, इतनी सोच विचार नेगेटिव एस्पेक्ट और सैडनेस के अंदर हैं कि वो पागल तक हो सकते हैं। और पागल इंसान के अंदर सैड थिंग पे कंटिन्यू सोचना और सुसाइडल इंपल्स करना मिले तो वहां पे भी ना जा सोचा जाना चाहिए। डिप्रेस्ड विथ डिस्ट्रेस अबाउट सेक्सुअल ऑर्गन एग्रावेशन इन द इवनिंग, मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रेस अबाउट सेक्सुअल ऑर्गन, डिस्ट्रेस मतलब तकलीफ, सेक्सुअल ऑर्गन की तकलीफ के साथ डिप्रेस हैं, जो इवनिंग के अंदर एग्रावेशन होता है। अब सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर कुछ भी तकलीफ हो सकती है, क्लियर? चाहे ओवरी का हो, चाहे टेस्टिस का हो, चाहे यूटेरस का हो, चाहे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, कुछ भी डिस्ट्रेस हो सकता है। एवर्जन टू टॉकिंग, बात करना अच्छा नहीं लगता है। ड्रेड टू बी लेफ्ट अलोन, अकेले हो जाने का डर रहना। फील्स एज एवरीथिंग वेयर डन रॉन्ग एंड कांट बी रेक्टिफाइड, अकेले हो जाने का डर होना, मतलब पेशेंट आपको क्या कहेगा? डॉक्टर साहब ऐसा लगता है पता नहीं वो सब लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा। तो ये फोरसेकन फीलिंग लेना है, डेल्यूजन ही इज अलोन लेना है कि ड्रेड ऑफ लेफ्ट अलोन लेना है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फील्स एवरीथिंग वेयर डन रॉन्ग एंड कांट बी रेक्टिफाइड, मतलब उसको ऐसा लगता है सब कुछ गलत हो रहा है और सुधारा नहीं जा सकता है। अगर ऐसा कुछ भी आपने मरीज के साथ बातचीत की और आपको परसीव करना है कि वो कंटिन्यूअस इसके आजू बाजू ही घूमेगा कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, मैं कल दूधी का हलवा बना रही थी और हलवा इतना खराब बन गया, अंदर दूध डाला, दूध फट गया और फिर वो अच्छा नहीं हो पाया, पता चला। फिर आप दूसरे लेवल पे बात आएंगी, डॉक्टर साहब क्या बताएं, मेरे शादी से पहले एक अच्छा खासा रिलेशन था, लेकिन फिर हमारी बुआ जी आई और बुआ जी ने सबको घर में बता दिया, फिर मुझे यहाँ पे शादी करने के लिए फोर्स किया गया, मैंने शादी कर ली, इतना सब कुछ हमारा रिलेशन बिगड़ गया कि अब वो अच्छा नहीं हो पाएगा। पता चला, ये सेकंड लेवल। डॉक्टर साहब मेरी और मेरी वाइफ की तो बात ही मत कीजिए, हमारे बीच में इतने सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गए हैं कि अब वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तीसरे लेवल के ऊपर आया, पता चल रहा है। चौथे लेवल के ऊपर, डॉक्टर साहब हमारा लड़का इतना बिगड़ चुका है कि बात मत पूछिए, अब ये नहीं सुधर पाएगा। चौथे पांचवे लेवल के ऊपर बात आई, बात वही आ रही है कि उसको लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया है और अच्छा नहीं हो पाएगा। पता चला। इसके आगे भी और ले जा सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे समाज की तो बात ही मत पूछिए, हमारे समाज में तो इतने इतने कुरिवाज घुस गए हैं कि अब उनको सुधार पाना असंभव है। हमारे यहाँ हमारे विस्तार के अंदर तो ये दारू की बदी और हमारे लोग तो स्मोकिंग के इतने आदी हैं कि उनको सुधार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉक्टर साहब हमारे देश की पॉलिटिक्स को इतनी बिगड़ चुकी है कि जिसको सुधार पाना अब नामुमकिन है। जैसे जैसे इंसान का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट होता जाता है, वैसे वैसे उसकी बात अलग होती जाती है, लेकिन हर बार उसकी बात का जो तथ्य होगा वो यही होगा कि मुझे लग रहा है कि सब कुछ बिगड़ चुका है और अब सुधार नहीं पाएंगे। अगर इनमें से कोई भी 3, 4, 5 इंडिकेशन मिले तो वहां पे नाजा सोची जा सकती है। क्लियर? नाजा के अंदर अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए।
और किसी को नाजा प्रिस्क्राइब किए, किसी को लेकेसिस प्रिस्क्राइब किए या किसी को हायोसाइमस प्रिस्क्राइब किए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 इंडिकेशन के ऊपर, इसका मतलब नहीं है कि मटीरिया मेडिका के अंदर जितने सिम्टम लिखे गए हैं वो सब उसी आदमी के लिए हैं। ऐसा कतई मत सोचिए। नेवर जज, किसी को जज नहीं करना है कि नाजा प्रिस्क्राइब किए इसका मतलब साला जहर वाला आदमी है, ऐसा नहीं होता है। ये इसको तो बहुत जेलसी होनी चाहिए, इसको तो ऐसा, वो आपके अजम्पशन हैं। क्लियर रहिए, प्रिजुडाइज नहीं होना है। अगेन एपोरिज्म नंबर 6, बी अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर। उसको जज नहीं करना है कि इसको लेकेसिस दिए, बहुत जेलस वाली होगी। अभी हम आपको वो एस्पेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। हर मेडिसिन का एक सेक्सुअल एस्पेक्ट भी होता है, वो हम आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रहे हैं। तो वो भी जज नहीं करना है कि इसको ये मेडिसिन दिया मतलब ये ऐसा होएगा, नेवर। जो मिलता है उसके ऊपर से दवाई देना ये फिजिशियन का कर्तव्य है, उसको जज करना फिजिशियन का कर्तव्य कतई नहीं है। आवर मिशन इज द क्योर। एपोरिज्म नंबर 1 और व्हाट नॉट टू डू। फुटनोट एपोरिज्म 1, डोंट मेक थियोरेटिकल मेडिसिन। इस तरह के एजम्पशंस क्रिएट मत कीजिए, ठीक है। हाइपोथेसिस मत बनाइए। धन्यवाद। जय